नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। 8 जून आने वाला है और 8 जून से देश भर में कंटेनमेंट जोन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, मॉल्स और होटल्स, रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी की जा रही है। लेकिन कोरोना के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ये काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर भी कोरोना की रफ्तार बिल्कुल भी धीमी नहीं है। लॉकडाउन में धीमी हो रही सख्ती की रफ्तार लोगों को डरा रही है। 8 जून से मिलने वाली छूट के मायने क्या है, कारगर कितनी हो पाएंगी सरकारें, क्योंकि सरकारों का अपना रोड मैप है और सरकार इसके तहत बताती है कि अगर इसके तहत पालन करते हुए जनता आगे आए तो फिर हम लोग अर्थव्यवस्था को भी संभाल लेंगे और कोरोना की स्थिति को भी संभाल लेंगे। लेकिन क्या धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट को लेकर जारी की गई केंद्र की गाइडलाइंस और 8 जून के होने वाले हालात के लिए सरकारें तैयार हैं, आम जनता तैयार है? क्योंकि आम जनता की सहभागिता के बगैर ये होना नामुमकिन सा नजर आता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले स्थितियां क्या हैं, चाहे वो बात मध्य प्रदेश की कर लें या छत्तीसगढ़ की कर लें, उसे समझाने के लिए ये विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धार्मिक और पर्यटन स्थल खोलने की तैयारी, होटल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट भी होंगे गुलजार। लॉकडाउन में छूट देने की क्या है तैयारी? लॉकडाउन में छूट बढ़ाएगी कोरोना? देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले भले ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लॉकडाउन में ढील भी बढ़ाई जा रही है। केंद्र सरकार ने 8 जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों के होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थलों को खोलने के लिए हरी झंडी दे दी है। हालांकि इन जगहों के लिए केंद्र सरकार ने कई नियम भी बनाए हैं, लेकिन अगर बात कोरोना की जाए तो एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या 9,000 के पार हो चुकी है। 380 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर, भोपाल और उज्जैन जैसे शहरों में कोरोना चिंता का विषय बना हुआ है। कई छोटे शहरों में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले हालात से निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इससे पूरे देश में मठ मंदिर और पर्यटन स्थल खोलने का जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, उसी के तहत मध्य प्रदेश में भी मठ मंदिर 8 तारीख को खोले जाएंगे और पर्यटन स्थल खोले जाएंगे। जो केंद्र की गाइडलाइन है उसका अक्षरांश पालन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ये जो मंदिरों के लिए नियम बनाए गए हैं कि सभी लोगों को पैर धोने पड़ेंगे, उसके बाद हाथ सैनिटाइज करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, मूर्ति को नहीं छू सकते, घंटी नहीं बजा सकते, चन्नामृत नहीं पी सकते। इन नियमों का सख्ती से पालन मध्य प्रदेश में भी किया जाएगा। मुझे लगता है कि लगातार लोगों में जागरूकता आई है और हर आदमी नियम और कायदे कानून का पालन करता है। मैंने देखा है कि मोदी जी जो आह्वान करते हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जो आह्वान करते हैं, उसका अक्षरांश जनता पालन करती है। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है और सरकार बिना सोचे समझे फैसले ले रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से लॉकडाउन को खोला जा रहा है वो कुप्रबंधन की जीती जागती मिसाल है। इंदौर में देखें तो हम पूरी तरह से ऐसा लगता है कि कभी लॉकडाउन यहाँ था ही नहीं, और इसके बाद भी यह तो बाजीगरी की जीती जागती मिसाल है कि पहले जहाँ केसेस ज़्यादा आते थे, लॉकडाउन खुलने के बाद केसेस की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। WHO के लिए भी ये शोध का विषय है। उसके बाद भी अब धार्मिक और पर्यटन स्थल खोलने की जो तैयारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है वो कोरी वाहवाही के लिए लगती है। मैं समझता हूँ कि पहले इन सब कामों को करने के पहले मध्य प्रदेश सरकार को पूरी तैयारी से सभी व्यवस्थाओं के बाद इस तरह का कोई प्रयास करना चाहिए। बात करें अगर छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की, तो यहाँ मरीजों की संख्या 900 के करीब है और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आने वाले दिनों में कोरोना कब तक और कितना काबू होगा ये भी कोई नहीं जानता। ऐसे में 8 जून से मिलने वाली छूट को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भी असमंजस में नजर आ रही है। लेकिन सरकार का मानना है कि कोरोना के साथ साथ हालात से भी लड़ना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि मॉल्स में या फिर देवालय जो है, मंदिर हैं, उनको एक खोलने की अनुमति है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन, उसमें राज्य सरकारों को अपना निर्णय गुणदोष के आधार पर करना है, वहाँ की स्थिति को देखकर करना है। और कुछ कंडीशंस होती हैं जो धार्मिक स्थल होते हैं तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का अल्टरनेट है और सरकार को जो देवालय में जो हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, उनसे बातचीत करके किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर और मास्क का उपयोग करके हम इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इस और सरकार को कड़ाई के साथ में ध्यान देने की आवश्यकता है।
धार्मिक स्थलों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लेकर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सैनिटाइजर का विकल्प क्या होगा, इस पर भी मंथन लगातार जारी है। होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थलों के प्रबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहाँ आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और उन्हें कोरोना के संक्रमण से बचाने की होगी। ऐसे में अहम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या कोरोना अब पहले जितना खतरनाक नहीं है? क्या लॉकडाउन में छूट देने का ये सही समय है? धार्मिक और पर्यटन स्थलों को खोलना फिलहाल कितना जरूरी? धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजर का विरोध, अगला विकल्प क्या? 8 जून से आजादी मिलेगी या मुसीबत? टीम न्यूज स्टेट। बहुत आसान तरीके से एक लाइन में अगर इसे समझें तो कोरोना वायरस से लड़ने की तो जरूरत है ही, लेकिन अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी, क्योंकि आप लोग भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं, अगर तो आप लोगों को भी पैसे की जरूरत होगी, और अगर काम धंधे शुरू नहीं होंगे तो फिर थाली की रोटी कहां से आएगी? यही सवाल है दरअसल। और ऐसे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो अभी व्यवस्थाएं की जा रही सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था को लेकर वो माकूल है, और इससे कि कोरोना पर हम लोग निजात भी पा सकते हैं। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमीनुल खान सूरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर एस.के. सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अभी छूट मिलना क्या सही समय है इसका। और इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, जिनसे बहुत आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की मंशा क्या है। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। वक्त सही लगता है आपको? क्योंकि सरकार पहले कह रही थी जान जरूरी है, जान बची रहेगी तो हम अपना जहान बसा लेंगे। ये लॉकडाउन पार्ट 1 की बात है। इसके बाद जब हम लोग तीसरे पार्ट में आए, चौथे पार्ट में आए, तो सरकार ने कहा कि जान भी और जहान भी, क्योंकि रोजी रोटी भी जरूरी है, कोरोना से लड़ना भी जरूरी है। लेकिन धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल खोल देना, ये ठीक निर्णय लगता है आपको? अनुराग जी, देखिए ठीक बात कही। अब ये जो चरण है वो जान भी और जहान भी का है। आपने देखा होगा किस तरह से 2 महीने से जो लॉकडाउन रहा, उससे जो छोटा और मध्यम उद्योग है, जो एक छोटा कर्मचारी है, वो आर्थिक एक तंगी से गुजर रहा होगा। तो हमें ये भी तय करना है कि हमें एक तरफ कोरोना से भी बचना है और दूसरी तरफ अपने आप को और देशवासियों को भूख से भी बचाना है। तो अब ये चरणबद्ध तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने और गृह मंत्रालय ने मिलकर गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद अब स्टेट्स को निर्णय लेना है कि वो क्या करेंगे। तो मध्य प्रदेश ने उसी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए देवालयों को, क्योंकि मंत्रालय तो पहले ही खोले जा चुके हैं और चाहे वो हमारी सरकार हो या किसी की भी हो, सबने ये एक निर्णय लिया था। तो अब देवालयों को भी 8 तारीख से छोड़ा जाएगा। वो कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे और वहाँ पर हर तरह की हमने ऐसी सुविधाएं की हैं, ऐसी हमने गाइडलाइन जारी की हैं ताकि कोरोना का संक्रमण ना हो। जी। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश ही नहीं, जैसे हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी काफी वोकल हैं इस विषय पे। तो हर राज्य का मुख्यमंत्री आज इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहा है कि अब हमें कोरोना से लड़ना सीखना पड़ेगा, डरना नहीं। तो उसी के चरण अगर आशीष अग्रवाल जी, हमारे यहाँ तो विपक्ष में कमलनाथ जी ने लोगों से जुड़े रहते होंगे, और जो हवा में सवाल कर रहे हैं वो दरअसल ये है कि अगर कोरोना से लड़ना ही था तो हम पहले फेज से लड़ना शुरू कर देते। फिर लॉकडाउन का दौर हमने क्यों देखा, ये लंबा दौर हमने क्यों देखा, और फिर जब सब इसी तरह से छोड़ देना था तो फिर लोगों को आप पहले से सिखाते कि आप इससे बचिए, आप इससे लड़ते रहिए। आज तो स्थिति और ज्यादा विकट नजर आती है ना सर, नंबर लाख में पहुंच चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, छोड़ने वाला विषय नहीं है जी। अनुराग जी देखिए, छोड़ने वाला बिल्कुल विषय नहीं है, बल्कि भारत ने जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल करने में, पॉज बटन दबाने में जो सफलता हासिल की है, वो आप आंकड़ों से देख सकते हैं। भारत में प्रति 10 लाख जो मृत्यु का आंकड़ा है वो 3 है, और जो हम दूसरे देशों में देखते हैं तो वो 20 से लेके 30 तक है। हमारे यहाँ जो रिकवरी रेट है वो लगभग 48% है। मृत्यु दर हमारे यहाँ 3% है। और ये जो हम विश्व के जो बड़ी एक अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनको हम महाशक्ति कहते हैं, उनके कंपैरिजन में देखें तो भारत ने वैसे बहुत कम टोकने पर बिलीव रखता हूं, लेकिन आप मुझे बहुत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई है। अगर आप इन 2 माह में जो हमने लॉकडाउन किया से बड़ी महाशक्तियों से तुलना करेंगे तो क्या आप मुझे ये बता पाएंगे कि वहां पर टेस्टिंग की संख्या क्या है और हमारे देश में टेस्टिंग की संख्या क्या है? मुझे मालूम था अनुराग जी ये विषय जरूर आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझें कि भारत टेस्टिंग के मामले में भी कल जो लगभग हुई थी वो लगभग 1,45,000 टेस्ट प्रतिदिन हम कर रहे हैं। हमारी क्षमता लगभग 1,00,000
60,000 टेस्ट प्रतिदिन की है और विश्व में हम चौथे नंबर पे आते हैं प्रतिदिन टेस्ट करने के आंकड़े में। दूसरा विषय, अगर हम ये मान भी लें एक तरफा कि हमारे यहाँ टेस्टिंग थोड़ी सी कम हो रही है, तो भी ये तो मानना पड़ेगा ना कि हमारे मृत्यु दर अमेरिका के बराबर नहीं है, ब्रिटेन के बराबर नहीं है, यानी कि संक्रमण हमारे यहाँ कंट्रोल है। दूसरी बात, अब ये स्वीकार ना होगा कि हमें भूख से भी बचाना होगा, तो इसलिए हमें सावधानी करनी पड़ेगी। आपने कहा 2 माह में हमने क्यों किया? 2 माह में हमने ये किया कि जो हमारे यहाँ टेस्ट कभी नहीं होते थे वो आज 1,60,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। जो पीपीई किट उपलब्ध नहीं होती थी, आज देश ही करोड़ों पीपीई किट बना रहा है। तो हमने अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो किया, हमने उस पॉज बटन को दबाने में कामयाबी हासिल की। जितनी भी बातें कही आशीष अग्रवाल जी, आपकी हर बातों पर अमीनुल खान सूरी साहब ने हाथ उठाया, उनका जवाब हम लोग सुन लेते हैं एक बार कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से कहती है ये कि ये सरकार का मिसमैनेजमेंट है। अमीनुल खान सूरी साहब, आपको बोलने का मौका दूं, उससे पहले शिव अनुराग पटिया जी को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ इस खास पैनल का हिस्सा, बहुत स्थितियों को करीब से देख रहे हैं, तो उनसे और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। जी अमीनुल खान सूरी साहब, अपनी बात रखिए। अनुराग जी, सबसे पहले तो आज 3 बरस पूर्ण हो गए पिपलिया मंडी मंदसौर में शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार में जिस तरह से 6 किसानों को भूना था, उनको गोलियों से भूना गया था, तो मैं उसमें उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उसके बाद आज ये कोरोना की जो बात 8 तारीख की जो बात निकली है उस पर आता हूं। आप देखिए, जब लॉकडाउन लगाया गया उस समय भी कोई सोच नहीं थी, कोई विजन नहीं था। आज जब अनलॉक किया जा रहा है तो उस समय भी कोई सोच और विजन सरकार का समझ नहीं आ रहा। आप आज अभी आशीष अग्रवाल जी यूके की बात कर रहे हैं, जर्मनी की बात कर रहे हैं, विदेश की बात कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे यूके हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, जब इन्होंने लॉकडाउन किया और अनलॉक किया तो इनके केसेस डिक्रीज हुए हैं। अगर आप इनके ग्राफ पे गौर करेंगे तो इनके केसेस डिक्रीज हुए और भारत में लगभग या तो वही केसेस हैं या हर अधिकतर प्रदेशों में उससे ज्यादा केसेस आगे बढ़ के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं आशीष अग्रवाल जी से इस बात पे सहमत हूं कि हमें कोरोना से भी लड़ना है और आर्थिक दिशा में भी आगे बढ़ना है। पर उस आर्थिक दिशा की जो साइकिल हमें चालू करनी है, उस साइकिल चालू करने के लिए क्या सरकार सोच रही है, वो कहीं दिशा निर्देश, वो कहीं चीजें समझ नहीं आ रही और कहीं धरातल पर नहीं दिख रही। आप दिशा निर्देश जारी कर देते पर उनको पालन करने के लिए जो एजेंसियां वो कहां पालन कर रही हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से आंकड़ों में मैं शिवराज सिंह चौहान साहब और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि ये जो कोरोना की मौत का आंकड़ा, ये व्यापम की मौत का आंकड़ा नहीं है। इसके साथ में फेक जो फील गुड कराने की कोशिश ना करें, क्योंकि आंख बंद करने से सूर्यास्त नहीं हो जाता है। अभी इंदौर में 2 घटनाएं ऐसी सामने आई कि एक व्यक्ति की मृत्यु 13 मई को हो गई है और 1 जून को उसका नाम सामने आ रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति की 40 दिन बाद मृत्यु होने के बाद में उसका नाम कोरोना की हेल्थ बुलेटिन में आ रहा है। तो सरकारी आंकड़ों के साथ में क्यों खेला जा रहा है? आप जनता के सामने सही आंकड़े लाके क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं? जो भी सच्चाई है, हम सब आपके साथ हैं इस महामारी से लड़ने के लिए, पर सच्चाई से लड़ें, उसकी सही चीजों को समझ के लड़ें। जो भी चीजें सामने आया जाए, जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तब सरकार की तरफ से जवाब आता है ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। आशीष अग्रवाल जी, बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं उसके बाद दूसरे गेस्ट के पास जाता हूं। जी 2-3 राजनीतिक बातें की तो मैं वहीं से प्रारंभ करूंगा। जो लोग मंदसौर याद दिलाते हैं वो 1998 का मुल्तई कांड जरूर याद रखें, जब दिग्विजय सिंह की सरकार ने किसानों को गोलियों से भून डाला था। हमारे यहाँ तो जो हुआ, आपकी 15 माह चली सरकार ने क्लीन चिट दे दिया था। तो कम से कम अब ये भ्रम की राजनीति बंद करें। दूसरा विषय, आपने कहा जल्दबाजी में लॉकडाउन। अरे ये जल्दबाजी में लॉकडाउन नहीं था, ये सही समय पर लिया गया निर्णय था। और अगर जल्दबाजी में था तो आप बताइए कि आपने 24 मार्च को जब मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, आपके राज्यों ने तालियां क्यों बजाई थी? क्या आपके राहुल गांधी निकल के आए थे? क्या उन्होंने कहा था कि ये लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए? अब आज अगर लॉकडाउन की सफलता को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अगर स्वीकारता है तो आपको मोदी की महिमा से तकलीफ होती है। तीसरा विषय, आपने कहा किसी भी तरह के आंकड़ों के में हेरफेर की, तो सबसे पहले अनीमुल खान सूरी जी, आप महाराष्ट्र याद करें, आप राजस्थान याद करें। भारत का मात्र 22% आबादी पे ही आप रूल करते हैं और भारत के लगभग 50% कोरोना संक्रमित केस आपके राज्यों से आते हैं। तो आप अपने राज्यों की बात करें, हम राहुल गांधी जैसे नहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे। मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट एवरेज जो देश की रिकवरी रेट है उससे बेटर है, हमारी डेथ रेट बेटर है और हमने हर मोर्चे पे बेहतर काम किया है। तो हम लोग सिर्फ एक सरकार तक सीमित रहे तो ये शायद
बहुत ज़्यादा जस्टिफाई हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊँगा, दोनों राजनीतिक पार्टियों के पास राजनीतिक बातें जरूर होगी, राजनीतिक स्तर पर समझेंगे। अनुराग जी 10 सेकंड की बात, मैं तो ठीक है, स्वयं जल्दी, कहता हूं कि ये जल्दी। विषय राजनीति का नहीं है, हमें राज्यों को लेके नहीं बल्कि टीम इंडिया को लेके बात करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एसके सक्सेना साहब, क्योंकि आप चूंकि एक डॉक्टर है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आज कोरोना की स्थिति को समझ पा रहे हैं, जब कोरोना की शुरुआत हुई देश में आप तब भी देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ये सही समय है जब हम लोग लॉकडाउन में ढील दें, लोगों को धार्मिक स्थल जाने की भी इजाजत दें, लोगों को मॉल जाकर शॉपिंग करने की भी इजाजत दें, और क्या हमारे देश की जनता ऐसी है जो गाइडलाइंस का पालन कर लेगी? देखिए, ऐसा है, एक तो ये सत्ता और विपक्ष की लड़ाई का मुद्दा नहीं है जो ये चलता रहता है, ये खारिज जो है एक स्वास्थ्य से संबंधित विषय है और इस पे स्वास्थ्य पे हमें कंसंट्रेट करना होगा, जो हम नहीं करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ ये चीज़, और इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में ये चीज़ अभी कल ही के पेपर में आई है, परसों उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा था कि इस देश में जो है हम ये एक तरह का स्वास्थ्य युद्ध था, दिस इज हेल्थ इमरजेंसी, जिसको कि हेल्थ के स्पेशलिस्ट द्वारा गवर्न किया जाना था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसमें हेल्थ के स्पेशलिस्टों को कोई कहीं जगह नहीं है, ना उनकी कोई टीम होती है। मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो इतनी टीमें बनी लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, और अभी कल एक टीम फिर बनाई है 3 तारीख को, जो अब इसका वो करेगी। लेकिन ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि ठीक है, हमको बीमारी से भी लड़ना है, हमको अर्थव्यवस्था भी देखना है, हमको लोगों का स्वास्थ्य भी देखना है, हमको मूवमेंट भी देखना है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करूंगा, जिस तरीके से हमने लॉकडाउन किया था उससे आज इस देश की स्थिति काफी अच्छी रही 60 दिन तक। ठीक, और 60 दिन के बाद ऑल ऑफ सडन जो ये केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ बढ़ रही है। यही तो दरअसल सवाल है कि क्या 60 दिन तक भारत का जो परफॉर्मेंस रहा, अनुशासन वो परफॉर्मेंस हम लोग जारी रख सकते थे अगर लॉकडाउन को थोड़ा सा आगे रखा जाता? क्या आर्थिक स्तर पर किसी तरह की? जी बहुत संक्षेप में रख लीजिए सर बातें। अनुराग जी, एक मिनट जी, मैं ऐसा है कि जो अनुशासन हमने फॉलो किया था जी, आज वो अनुशासन खत्म हो रहा है। क्यों? कि हमारे देश में जो एक गाइडलाइन चलती है, एक तो गाइडलाइन आप चाहे आईसीएमआर की देख लीजिए, चाहे डब्ल्यूएचओ की देख लीजिए, प्रतिदिन चेंज हो रही है। हमारे सेंटर की जो गाइडलाइन चलती है वो स्टेट में आके बदल जाती है, स्टेट की जो गाइडलाइन चलती है वो डिस्ट्रिक्ट में जाके बदल जाती है, डिस्ट्रिक्ट की जो लाइन होती है वो नीचे जाके बदल जाती है। तो ये जो विभिन्नता आ रही है, एक रूपता नहीं है, अनुशासनहीनता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये जो आपने पॉइंट रखा है वैलिड नजर भी आता है, और इस पर जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों से जवाब हम जरूर लेंगे सर। लेकिन शिव अनुराग पटेरिया जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें जो इस पूरे डिबेट के दरमियान हुई वो ये है गाइडलाइंस। पहली चीज कि टाइमिंग क्या सही है, क्योंकि जान भी जहान भी के अगर हम लोगों को मोटो पर काम करना है तो क्या इतनी रियायतें आज इस वक्त में मिलनी चाहिए भारत देश की जनता को, क्योंकि आज के समय में 2 लाख से ज्यादा हम लोग कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो पार कर चुके हैं देश में। और चूंकि बात गाइडलाइंस की हो रही है, सरकारें ये कह रही हैं कि हमने तो गाइडलाइंस बना दी, क्या ये गाइडलाइंस भारत की जनता मानेगी? क्योंकि हम लोग लॉकडाउन पार्ट 1 से अगर देखें तब भी जब पूरी तरह से सब कुछ बंद था, कुछ लोग घरों से बाहर निकलते हुए बाज नहीं आ रहे थे, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ रही थी, स्थिति ये थी। इस देश में दंड यानी राजदंड का तब तक चीजें होती नहीं है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब को थोड़ी मतभिन्नता करते हुए बहुत आदर करता हूँ, मुझे लगता है सिस्टमेटिक लॉकडाउन करना था ताकि लोगों का मूवमेंट 5-7 दिन के अंदर हो सके। 13 तारीख को मध्य प्रदेश में 13 मार्च को मध्य प्रदेश में सिनेमा हॉल और मॉल्स बंद कर दिए गए थे। उसी वक्त अगर सिस्टमेटिक लॉकडाउन का स्टेज चालू हो जाती तो मुझे लगता है जिस तरह से करोड़ों मजदूरों का मूवमेंट हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, वो कम से कम नहीं होता। जिनको जाना होता वो अपनी जगहों पे चले जाते। 13 तारीख को पूरे देश को समझ आ गया था कि स्थिति बहुत विकट हुई है। मुझे लगता है 24 तारीख के लॉकडाउन यानी 10, 12, 11 दिन आपको इंतजार करना पड़ा। उस वक्त अगर सिस्टमेटिक लॉकडाउन धीरे-धीरे करते तो मुझे लगता है चीज़ों को उतनी दिक्कत नहीं होती, लोगों की इतनी मारामारी नहीं होती। और दूसरा, जितनी जल्दबाजी में खोला गया, मुझे लगता है इसको भी धीरे-धीरे खोला जाना चाहिए था। इतना खुलापन ठीक नहीं है। इस देश में लोग बिना दबाव के, बिना अनुशासन के मानते नहीं हैं।
तीसरी बड़ी बात है, पुलिस की आप बहुत तारीफ करें, सब कुछ तारीफ करें, लेकिन जिस तरह से मारपीट की गई, जिस तरह लोगों से ट्रोलिंग कराई गई, जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया गया, उसका मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, दुनिया के शायद अकेला देश होगा जहाँ पे पुलिस ने इस तरह की सख्ती को किया। लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करिएगा, लोग नहीं मानेंगे उनको प्रोसिक्यूट करिएगा, लेकिन किसी पर लाठी चलाने का या उसको बंधन दौड़ कराने का आपको अधिकार किसी ने दिया है जी। तो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है इस महामारी ने हमें एक चीज को सिखा दी है, इस वबा ने, इस एपिडेमिक ने सिखा दिया है जी। कि हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक तैयारी करना पड़ेगी, भविष्य में हम किस तरह से आगे बढ़े। ठीक है, चूंकि आशीष अग्रवाल जी हम लोग डिबेट के बहुत सेकंड राउंड में हैं, मुझे बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा इस चीज का कि आप लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो गाइडलाइन तय कर दी है, जनता इस गाइडलाइन को मानेगी, कोरोना से बची रहेगी और सारी जिंदगी जो है वो पटरी पर लौट आएगी, लेकिन गाइडलाइन का पालन करवाएगा कौन? क्या पुलिस को आप डंडे लेकर खड़ा कीजिएगा हर दुकान के बाहर, या फिर दुकान के जो अधिकारी लोग होंगे वो इस पर ध्यान देंगे, या प्रशासन हर दुकान तक पहुंचेगा और दुकानों पर या फिर तमाम धार्मिक स्थलों पर यह सुनिश्चित करवाएगा कि गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? होगा कैसे? अनुराग जी, मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, मोदी सरकार ने इस कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई है उसको टीम इंडिया के रूप में लड़ा है। तो लगातार प्रधानमंत्री जी प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चर्चा करते रहे हैं और उनके द्वारा जो सुझाव मिले हैं वही हमने प्रयास किया है लागू करने का। आपको याद होगा कि पहले और दूसरे लॉकडाउन के बाद एक लगातार मांग उठने लगी थी कि हमें राज्यों को स्वायत्तता देनी चाहिए, इसको हमें डिसेंट्रलाइज करके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो हमने बिल्कुल उसी तरह के राज्यों को स्वायत्तता दी है कि वो कंटेनमेंट जोन्स अपने बनाएं और एक मोटी गाइडलाइंस का पालन करवाना राज्यों के ऊपर है, डिपेंडेंट है। उसके बाद उनको लागू करना है नहीं करना ये उनका अधिकार है। वैसे ठीक है, आशीष अग्रवाल जी आपने अपनी बात कही, ये जो कार्य है वो राज्य शासन के ही अमीनुल खान सूरी साहब, हम लोग विपक्ष को देखते हैं, विपक्ष शुरुआत के दौर में कहता रहा कि हम लोग लॉकडाउन के साथ हैं, सरकार के साथ खड़े हैं क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी है, देश की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। ये लॉकडाउन जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, विरोध के सुर विपक्ष के मुखर होते चले गए। आप लोगों ने क्या सरकार से कंस्ट्रक्टिव बात करने की कोशिश की? क्या आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई सुझाव दिए या विरोध की राजनीति होती रही? सर देखिए अनुराग जी, नहीं, हम लोग कभी भी लॉकडाउन के खिलाफ नहीं थे, हम लॉकडाउन की टाइमिंग के खिलाफ थे। लॉकडाउन को जिस तरह से बिना विजन के, बिना प्लानिंग से एक रात में आके हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह के अगले दिन लागू कर दिया, जो गरीब तबका, जो मजदूर तबका, जिन लोगों को इस लॉकडाउन में परेशानी हुई, जिनको प्रवासी लोगों को जाने में जो तकलीफें हुई, जो दर्द हुआ, हम वो टाइमिंग के खिलाफ थे। हम चाहते थे लॉकडाउन पहले लगा जाए, हम चाहते थे कि इस लॉकडाउन के हम कभी विरोध में नहीं रहे और हमेशा अनुराग जैसे जैसे मजदूर सड़कों पर आते चले गए आप लोग सियासत करना शुरू कर गए। राहुल जी, सोनिया जी ने सबसे नहीं अनुराग जी, क्या सियासत, जो चीजें हमने पहले उठाई, राहुल जी पहले ऐसे सांसद थे जिन्होंने राजनीतिक दल एसके सक्सेना जी ये कह रहे हैं बात की, कि आप लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, तो क्या अब सारी जो चीजें हैं वो जनता के ऊपर है, जनता के कंधों पर है सारी चीजें अब कोरोना से लड़ने की? देखिए, जनता के ऊपर तो बहुत सारी चीजें, अमीनुल खान सूरी साहब, अमीनुल खान, एसके सक्सेना जी से सवाल कराने की जवाबदारी सरकार के ऊपर है। डॉक्टर साहब, क्या अब जनता को कोरोना से लड़ना होगा? जनता के ऐसा है, देखिए बिल्कुल समय ऐसा, क्योंकि उसके दो कारण है। पहला कारण यह है कि ये एक पेंडेमिक हेल्थ इमरजेंसी है जी, और हेल्थ इमरजेंसी में पूरे देश में एक रूपता की आवश्यकता है। हमारे यहाँ नेशनल हेल्थ सर्विसेज नहीं है, इंडियन मेडिकल सर्विसेज नहीं है, इसलिए पूरे देश में एक रूपता नहीं है, हर कोई अपनी मर्जी से चल रहा है, जो संभव नहीं है। जब आप हेल्थ इमरजेंसी देखिए, आप मिलिट्री की यदि कोई इमरजेंसी होती है तो वहाँ वार जब होता है तो वहाँ मिलिट्री की चलती है, कोई बलवा होता है तो वहाँ पुलिस की चलती है। ये आशीष अग्रवाल की बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कही है। आप सरकार के स्तर पर बातों को जरूर रखिएगा कि एकजुटता होनी चाहिए हेल्थ सिस्टम में भी। बहुत संक्षेप में, बहुत आखिर में शिव अनुराग पटेरिया, मुझको सबसे कम समय दिया है आज आपने। मैं माफी चाहूंगा इसके लिए अमीनुल खान सूरी साहब, वक्त बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है हमारे पास, आप इस चीज को समझते होंगे, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप तो जानते हैं सारी चीजों को। शिव अनुराग पटेरिया जी, बहुत अंतिम में ये बता दीजिए कि क्या सरकारें जो हैं वो सब कुछ लोगों के ऊपर छोड़ चुकी हैं? क्योंकि सरकार का ध्यान आर्थिक स्तर पर भी है, मेडिकल स्तर पर कितना ध्यान है वो आप भी जानते हैं।
देखिए, मुझे लगता है डॉक्टर सक्सेना ने जो बात कही है उस बात को लागू किया जाना चाहिए। अगर नेशनल हेल्थ सर्विसेज हो, नेशनल हेल्थ कैडर हो, तो मुझे लगता है चीजों को बहुत अच्छी ठीक है। तो पूरी डिबेट में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए आशीष अग्रवाल जी, जो कि डॉक्टर एसके सक्सेना जी ने कही है, और माफी चाहूंगा सर, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा अमीनुल खान सूरी साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको कम समय दिया, हालांकि आपने बातें बहुत राजनीति वाली की और आपकी पूरी बात रखने का मौका मैंने दिया, कोशिश की, लेकिन माफी चाहूंगा अगर वक्त नहीं मिल पाया तो। लेकिन जाहिर तौर पर कोरोना से लड़ना है और आपकी बात अगर जनता तक पहुंच रही है तो एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर हो, जनता उससे कुछ सीखे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर ये बात एकदम ठीक है कि आने वाले समय में सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप सावधानी बरतेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, अपने घर वालों को सुरक्षित रख पाएंगे।